we are done with the national income, and now we are going to start with banking. Before starting this topic, let me tell you one thing. Prelims में इस टॉपिक, इस चैप्टर में कम से कम यू विल फाइंड 3 to 4 क्वेश्चंस. नॉट एन एंटायर इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं खाली इस चैप्टर की बात कर रहा हूं. बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स, यू विल डेफिनेटली गेट 3 to 4 क्वेश्चंस इन दिस. ऐसा हो नहीं सकता. इन 2011 इनफैक्ट देयर वर 13 क्वेश्चंस. इकोनॉमी से नहीं, बैंकिंग के चैप्टर से. Every year you will find 2, 3 minimum, 3 से ज्यादा on the topic of banking. This is one of the most important topic with respect to your prelims. Most important. Mains में भी है, लेकिन mains में mostly they ask you different schemes related to banking, different plans which government of India or RBI has initiated with respect to banking. That is separate thing. लेकिन जो core banking के concepts हैं, that form your major chunk of economics paper. ठीक है? सबसे पहली चीज बैंकिंग में, व्हाई डू यू नीड अ बैंक? ये पहली बात है. चाहिए ही क्यों? व्हाई? लोन्स वगैरह के लिए. समथिंग मोर? व्हाई डू यू नीड बैंक? सर, कंट्री में जो पैसा उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करने के लिए. तो एक जो है ना वो कंट्री को रन करने में, से फॉर एग्जांपल कोई बैंक में पैसे डाल रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, वो पैसे वो बैंक किसी और को देंगे इन ऑर्डर टू कि वो यूज कर सके उसको. इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से देखेंगे. फॉर एग्जांपल, आई हैव मनी, ठीक है, आई हैव मनी. इस मनी को इंडिया में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है. Yes. पहला प्रॉब्लम थेफ्ट, Yes. ठीक है, पहला प्रॉब्लम ये है. दूसरा, ये मनी अगर मेरे पास मौजूद है, द टेंडेंसी टू स्पेंड इज मोर. एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा. फिर आप खुद भी ये प्रैक्टिकल लाइफ में रियलाइज करो. इफ यू हैव मनी इन योर पॉकेट, कैश इन योर पॉकेट, यू विल स्पेंड मोर एज कंपेयर टू व्हेन यू डोंट हैव कैश इन योर पॉकेट. ये कहां से खर्च होता है हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन खर्च हो जाता है. ठीक है. अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैपन व्हेन यू हैव मनी अवेलेबल एट योर डिस्पोजल. दूसरी बात है ना, इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर. और ये मनी पड़े पड़े कम ही हो रहा है, इस पे हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलता. दैट कुछ इंक्रीज हमारा कैश नहीं होता. विद टाइम डिक्रीज ही होता है, लेकिन इंक्रीज नहीं होता है. These are the major 3 problems associated with money all over the world. ठीक है. इसको रियलाइज करने के लिए हमने एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया, दैट इज नोन एज बैंक. अब खाली इसको रियलाइज करने के लिए नहीं, ये वो इंसान है जिसके पास मनी है, पैसा है. यहां से दूसरा इंसान है, इसको पैसा चाहिए. ठीक है. ये इसके पास जा रहा है, गिव मी मनी, इसको नहीं देगा. क्यों? एक पहली बात, रिस्क, इसको जानता नहीं है. ठीक है. इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में इसको कुछ पता नहीं है. ये पैसे देगा भी नहीं देगा भी, तो इसको पैसे की जरूरत है, इसको मिलेंगे नहीं. इसको अपने पैसे के साथ ये इश्यूज है, ये भी सॉल्व नहीं होंगे. इसके लिए वी डेवलप्ड एन इंस्टीट्यूशन नोन एज बैंक दैट विल केटर द इश्यूज ऑफ बोथ द पर्संस. यहां से इसका भी इसका भी. व्हाट ही विल डू, ही विल डिपॉजिट द मनी इन द बैंक. इसको 100% सिक्योरिटी मिल गई विद रिस्पेक्ट टू हिज डिपॉजिट्स. ठीक है. मनी इज नॉट अवेलेबल विद हिम. ठीक है. इसके पास हमने इसको कार्ड्स दिए, चेक दिया, तो उससे बहुत ही एक्सपेंडिचर कम होता है एज कंपेयर टू कैश इन योर पॉकेट. थर्ड, you are being given a rate of interest on your money and your cash is increasing day by day. अगर यहाँ पे रखा है आपने,
Now this person, he will approach the bank. He will approach the bank, lend me money. And bank has the specialized bank is a specialized institution. वो check करेगा अच्छे से that is this worthy of giving loan or not. ठीक है? इसमें रिस्क कितनी है, क्या है, पेपर्स देखेगा, सब कुछ देखेगा, and bank will provide him money. तो rate of interest पे, लेकिन that rate of interest will be greater than this rate of interest जो आप इसको दे रहे हैं. क्योंकि बैंक अर्न कैसे करेगा फिर? समझ में आ रही है बात? If you are providing money to the bank, bank is giving you on your savings the rate of interest at the rate of 7%. For example, अगर यही बैंक आप ही का पैसा किसी और को एज लोन दे रहा है, इससे ये इंटरेस्ट देगा 13% का, फॉर एग्जाम्पल. व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज द अर्निंग ऑफ द बैंक. समझ आ रही है बात? And whatever you deposit here, whatever money you deposit in the bank, and bank is giving to the जो भी लोन मांग रहा है उससे, and the difference of that interest is known as spread. It is known as spread. The difference of interest is known as spread, and the spread is nothing. This is the earning of the bank. ठीक है? अब एक और इशू आ गया, ये नॉर्मल है, ठीक है? This is normal. Suppose I have 10 crore rupees with me. I have bank number 1 in the market, bank 2 in the market. समझ आ रही है बात? समझो इसको. Bank 3 in the market in my example. I have 10 crore rupees with me. I have 3 banks available in the market. I want to deposit my money because of these reasons. Bank 1 is telling me, sir, deposit in my bank. I will offer you 6% rate of interest. Bank 2 is telling me, sir, deposit in my bank. I will offer you 9% rate of interest. And bank 3rd is telling me, deposit in my bank. I will offer you 11% rate of interest. समझ आ रही है बात? तो मैं कहाँ पे डिपॉजिट करने वाला हूँ? थर्ड में. Why? Because he is giving me more rate of interest. जो ही मैंने अपने ये 10 करोड़ रुपए कहाँ डाले? थर्ड बैंक में. Because the third bank is giving me more rate of interest. In order to fulfill the interest demand, इसको मुझे 11% देने हैं ना, और मेरा कैश जब भी मैं मांगू मुझे वापस देना है. बात समझ आ रही है? और ये डिमांड भी फुलफिल करनी है. He will lend loans इसके लिए, इसको बिजनेस करना है तो लोन देगा जो भी इसके पास आएगा. Now he will give risky loans. ये अब ज्यादा पूछताछ नहीं करेगा कौन लोन मांगने आ रहा है. क्यों? He has to fulfill this liability. He will give loan to risky persons. समझ में आ रही है बात? जब risky persons को आपने लोन दिया, आप उनको कहोगे your business is risky, still I am giving you loan. Why? Because I have to charge you more rate of interest. I will charge you more rate of interest because your business is risky. इंटरनली किस चीज के लिए होता है? क्योंकि यहाँ से इसको लायबिलिटीज होती है, ये आपको वापस पे करनी पड़ती है. He will charge him 18% rate of interest. 11 किसको देगा? इसको. जो बचेगा वो खुद का इसका बिजनेस है. लेकिन he will provide loans indiscriminately. If this person defaults, क्योंकि इसने इसकी क्रेडिबिलिटी अच्छे से चेक नहीं की है. If this person defaults on his loan payments, ultimately who will suffer? Bank. No, depositor. Ultimately the depositor will suffer. समझ में आ रही है बात? This is the ultimate sufferer is the depositor. क्योंकि आप bank will tell you I have no money. What you will do? Court case. वो ये सब मैंने इधर ये प्रूफ्स है, मेरे रिसीट्स है, मैंने 10 करोड़ दिए. बैंक विल टेल यस मेरा बिजनेस अभी डाउन है, आई हैव incurred this loss, I will provide you money. कोई बात नहीं, 2 साल में 3 साल में टाइम फ्रेम में, और कुछ नहीं आप कर सकते. द अल्टीमेट लूजर इन दिस गेम इज द डिपॉजिटर, जिसका खुद का पैसा है, उसी के पैसे से ये बिजनेस कर रहा है. एंड अगर ये बिजनेस फेल हुआ तो ही इज द लूजर इस केस में, जो डिपॉजिट कर रहा है पैसा. आई बात समझ? बिकॉज बैंक में ज्यादा डिपॉजिट आने की ग्रीड की वजह से ही इज ऑफरिंग मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको फुलफिल करने के लिए दिस बैंक इज गिविंग इनडिस्क्रिमिनेट लोन्स. एंड इफ समवन इज डिफॉल्टिंग ऑन हिज लोन पेमेंट, अल्टीमेट लूजर इज द डिपॉजिटर. समझ आ रही है बात?
इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस चीज को ओवरकम करने देयर इज अ नीड ऑफ ए रेगुलेटर, there is a need of a Regulator. that will regulate the banking process, that will keep the interests of the depositor in mind, that will keep the interests of the bank in mind, and that will also keep the interests of the जो लोन मांग रहा है उसका दिमाग में, ठीक है. And the regulator is nothing but the central bank of any country. And in case of India, it is the Reserve Bank of India, RBI. From this concept arises the need of RBI. Are you getting my point? Yes. From this concept arises the need of RBI. Indiscriminate loans नहीं देने चाहिए. There should be certain norms, certain rules, certain caps. ठीक है. अगर कोई बैंक डिफॉल्ट करता है, मतलब उसका लोन देने वाला डिफॉल्ट करता है अपनी लोन पेमेंट पे, then bank should have adequate amount of money with itself to resist the shock. जो उसको इकोनॉमिक शॉक मिला है, बैंक के पास उतना पैसा होना चाहिए. ये सब एंश्योर कौन करेगा? इफ देयर इज अ रेगुलेटर अब ऑल दोज बैंक्स इन ऑर्डर टू कंप्लाई एवरी बैंक टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस, ताकि इंडियन इकोनॉमी विल बी स्टेबल. समझा रही है बात? Yes. तो दैट रेगुलेटर इज RBI. फ्रॉम दिस द नीड ऑफ RBI arises. यहाँ तक ये समझ आया? Yes. There is a bank and now you are depositing money, ठीक है? Yes. ये तीन तरीके से होगा, ठीक है? Yes. Either you will deposit it in a current account, a saving account, Yes. or fixed deposit, FD. समझ आ रही है बात? Yes. Money in bank can be deposited in three ways. If you have a current account, you will deposit in a current account. If you have the savings account, you will deposit in the saving account. If you want to do a long-term investment, you will deposit your money as FD. The money, the deposits in current account and the deposits in saving account are known as demand deposits. Why? Because you can demand your money at any time. आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए है, जाओ निकालो. करंट अकाउंट में है, जाओ निकालो. एज पर योर डिमांड द मनी विल बी प्रोवाइडेड, बट नॉट हेयर. दिस इज नोन एज टाइम डिपॉजिट. क्योंकि एफडी कराने से पहले ही देयर इज ए प्री डिस्क्राइब्ड टाइम. इस लिमिट के बाद 7 साल, 5 साल, 3 साल के बाद दिस विल मैच्योर. इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम आपको देंगे. इसको आप कभी भी नहीं एनकैश कर सकते हैं. जब भी आपकी मर्जी हो ऐसा नहीं होगा. जब इसका अपना टाइम आएगा तब होगा. दिस इज नोन एज टाइम डिपॉजिट. दिस इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट. समझ आ रही है बात? Yes. Depositors are depositing their money as demand deposit or time deposit in the bank. And now the bank is lending this money as Loans. loan. What is the liability and what is the asset of the bank in this case? लायबिलिटी है जो ये Interest इंटरेस्ट देगा. देना है जिसने डिपॉजिट मनी किया है, और Assets है जो एसेट है जो ये लोन charge इंटरेस्ट करेगा. पे इस पे चार्ज करेगा लोन पे. The demand deposits as well as time Time deposits which the bank has to pay back. एक तो इंटरेस्ट भी और कभी अपना पैसा भी जो आप निकालोगे इससे, बैंक हैज टू पे बैक. दिस थिंग इज नोन एज लायबिलिटी ऑफ अ बैंक, बिकॉज बैंक हैज टू पे इट बैक दिस एनी टाइम इफ यू वांट. Yes. ठीक है? एंड द लोन इज नोन एज द एसेट बिकॉज लोन पे ही बैंक कमाता है. समझ आ रही है बात? इट इज द लोन ऑन विच द बैंक अर्न्स. When bank receives EMIs, ठीक है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा प्लस इंटरेस्ट एवरी मंथ, तो
कहते हैं हमारा जो ये एसेट है इट इज परफॉर्मिंग वेल, इट इज परफॉर्मिंग, इट इज अ परफॉर्मिंग एसेट। आपने लोन दिया है किसी को 10 लाख रुपए का, उसका ईएमआई फॉर एग्जांपल 20-20 हजार है विद इंटरेस्ट एवरी मंथ एंड ही इज पेइंग इट रेगुलरली टाइम टू टाइम, हर एक महीना आपको 5 पैसे पहुंच रहे हैं, इट इज अ परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द बैंक। बैंक इससे कमा रहा है, काम कर रहा है, इट्स अ परफॉर्मिंग एसेट। व्हेन दिस परफॉर्मिंग एसेट स्टार्ट्स नॉन परफॉर्मिंग, इसका मतलब यू आर नॉट रिसीविंग द प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, यू आर नॉट रिसीविंग द प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। ये आगे हमें पढ़ना ही है एनपीए, लेकिन यहां बता रहा हूं फॉर 90 डेज, ठीक है। अगर 90 डेज के अंदर अंदर आपने ना इंटरेस्ट कोई इंस्टॉलमेंट लिया है ना प्रिंसिपल अमाउंट का, दैट asset of the bank which was performing is now termed as non performing asset, NPA, क्योंकि अब आपने जो लोन दिया है वो डिफॉल्ट होने जा रहा है, उस पे आपको पेमेंट या इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। समझ में आ रही है बात? दिस इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग आफ्टर 90 डेज। ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन है एनपीए का, ये आगे देखेंगे हम, ठीक है। एनपीए को टैकल करने के लिए आरबीआई ने एक स्कीम बनाई है, एक अलग एक प्रोसेस दिया है, दैट इज नोन एज स्पेशल मेंशन अकाउंट्स और स्पेशल मेंशन एसेट्स, ठीक है। ये वो एसेट्स होते हैं जिसमें आपको टेंडेंसी लगती है एनपीए बनने की, ताकि अभी ये एनपीए बना नहीं है, आप पहले ही इस पे एक्शन ले पाओ। समझ आ रही है बात? तो ये आगे देखेंगे हम, अभी इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको समझ आया, बैंक डिपॉजिट्स, डिमांड एंड टाइम, this is the liability, giving loans, these are the assets, and if the loan is performing well, it's a performing asset. If it is not having its principal or interest for 90 days, it is non-performing. टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है, इनको कहते हैं, और टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटी, जो आप ये पे कर रहे हो बैंक के साथ जमा रख रहे हो, दिस इज द लायबिलिटी, दैट इज द एसेट। बैंक इसी को मैनेज करता है, यहाँ से देखता है लोन किसको देना है, वहां से इंटरेस्ट कमाता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपके भी को भी पे बैक करना होता है, बाकी जो बचता है वो उसका। समझ आ रही है बात? और इस सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए यू नीड ए रेगुलेटर, so that the economy functions well, banking system is functioning in an efficient manner that boosts the economy of the country. तो वो regulator in case of India is Reserve Bank of India, and this is the first topic of our banking chapter, RBI. What is the role of RBI? How RBI was created? Okay. What RBI does? इसके कुछ qualitative, quantitative measures है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, एवरीथिंग वी विल स्टडी, बट आई हैव डिवाइडेड दिस बैंकिंग चैप्टर थोड़ा डिफरेंटली। वी विल स्टडी आरबीआई एज अ बैंक, ठीक है, देन वी विल स्टडी scheduled बैंक्स, नॉन scheduled बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, वी विल स्टडी NBFCs, we will study payment banks, we will study NABARD, ऐसे बैंक्स। पहले हम बैंक्स का स्ट्रक्चर सारा देखेंगे, and then after we are done with this banking, we will see the monetary policy issue. उसके बाद we will see what is bank rate, repo rate, cash reserve ratio, SLR, ठीक है, marginal standing rate, सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन इसके बाद यूजुअली व्हाट हैपेंस, पहले आरबीआई पढ़ते हैं, आरबीआई के साथ ही वो पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले आरबीआई पढ़ेंगे, बैंक्स का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे पहले, उसके बाद अलग से हम देखेंगे व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, उसके डिटर्मिनेंट्स, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, कब इसको बनाया गया, क्या था, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था? कब बना था? 1937 में। तुम ज्यादा आगे जा रही हो, ठीक है। It
started functioning from 1935, Five. and you have the RBI Act of 1934 under which the Reserve Bank of India was constituted. ठीक है? RBI Act of 1934 from which the Reserve Bank of India derives its powers. ठीक है? And you passed another act. This was a private bank. This was a private entity. कब? ये ब्रिटिशर्स के टाइम हुआ ना, जो ही आज़ादी हुई इंडिपेंडेंस in 1947 there arose a need of having a centralized regulator. तो फिर इस बैंक को नेशनलाइज किया गया in 1949. Reserve Bank of India was nationalized and it was converted into a 100% government owned entity. ठीक है? And a new act at that time was passed known as Banking Regulation Act of 1949, under which the regulating powers were given to Reserve Bank of India. Reserve Bank of India enjoys powers in this country with the aspect of banking under two acts, RBI Act of 1934 and Banking Regulation Act of 1949. इन दो acts ने power दिया है किसको? Reserve Bank of India को to regulate the banking structure in the country, to regulate the monetary policy, flow of money in the economy, everything. वो आगे आगे देखेंगे हम, ठीक है? इसमें who was the first Indian governor? वो छोटी छोटी बातें. First Indian governor of RBI. C.D. Deshmukh. ठीक है? He was the first Indian governor of Reserve Bank of India. Who was the first governor of RBI who resigned? ऐसे क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछेगा यूपीएससी, जस्ट इट्स फॉर इंफॉर्मेशन. या कभी आपने स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दिया एसएसबी एंड ऑल, उसमें पूछ सकते हैं. बेनिगल रामाराव, नाम सुना कभी? हाँ, नाम सुना कभी? हाँ या ना बोलो ना. मैंने पहली बार सुना है. अच्छा, you just revise your international relations first. When I told you about International Court of Justice, he was the first person from India to be appointed as judge in the International Court of Justice. When he resigned from RBI, he was appointed as a judge in ICJ. Benegal Ramarao. पहली बार सुना है? ये लिख के है. समझना चाहिए. आपने पूछा सुना है मतलब ये सुना होगा, आपने लिखा होगा. तो पहले इसके बारे में कुछ लिखते हैं, then we will venture into the actual rules of Reserve Bank of India. You first write few lines. RBI was set up in 1935. RBI was set up in 1935 and works as per RBI Act 1934 and works as per RBI Act 1934. ठीक है. Initially RBI was headquartered. अभी कहाँ है RBI? Where is RBI? ये भी नहीं पता है. दिल्ली में. Initially RBI was at Calcutta. Was headquartered. Initially RBI was headquartered at Calcutta. But in 1937 it was shifted to Bombay. अभी मुंबई. It was shifted to Bombay.
RBI is headed by a governor. Sorry. RBI is headed by a governor. And 4 deputy governors. And 4 deputy governors. Full stop. The first governor of RBI in 1935. The first governor of RBI in 1935. The first governor of RBI in 1935 was Sir Osborne Smith. Was Sir Osborne Smith. Full stop. The first governor of RBI after independence. The first governor of RBI after independence was C.D. Deshmukh. Was C.D. Deshmukh. Full stop. RBI was set up on the basis of RBI was set up on the basis of RBI was set up on the basis of Hilton Young Commission's recommendation. Hilton Young Commission. There was a commission, Hilton Young Commission, and on the recommendation of Hilton Young Commission, RBI was established. It was nationalized in 1949. It was nationalized in 1949. It was nationalized in 1949. RBI is a statutory body under RBI Act 1934. RBI is a statutory body under RBI Act 1934. Okay. You just write the major functions performed by RBI. 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 RBI is the monetary authority of India. ठीक है? Monetary authority. This is the first function of RBI. Monetary authority. इसका क्या मतलब है? Money related all the decisions will be taken by RBI. And implement भी RBI ही करेगा. ठीक है? Decisions भी लेगा, implement भी करेगा. Monetary authority. You write in this. RBI formulates, comma, implements. RBI formulates, comma, implements. And monitors the monetary policy and monitors the monetary policy to regulate the supply of money. To regulate the supply of money. To regulate the supply of money. And thus controls the credit creation in India. And thus controls the credit creation in India. Credits, loans, ठीक है? Loan की creation कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए. ये कैसे करता है RBI? इसके लिए RBI के पास tools हैं. वो हम मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे हम सारा. ठीक है? This is the first function of RBI. It is a monetary authority. Second function. सर इसका मतलब जो ये RBI है वो मतलब मनी रिलेटेड सारे डिसीजंस वगैरह होते हैं. तो जो फिर ये वो थी ना डिमोनेटाइजेशन, वो मतलब RBI से परमिशन लेकर थी? नहीं, वो अलग मसला है, उस पे भी हम बात करेंगे. That is the prerogative of government of India.
किसी नोट को लीगल टेंडर कहना। लीगल टेंडर मतलब उसका वैल्यू है या नहीं है, वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई करता है। लेकिन इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू स्क्रैप एनी मनी एज लीगल टेंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू इट आराम से। आपने देखा नोट पे क्या लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दिस मच रुपीज, नीचे सिग्नेचर आरबीआई गवर्नर का, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है ऊपर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आरबीआई एक्ट्स एज द गारंटर, अदरवाइज द मनी पावर इज विद व्हाट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस टेंडर को, किस मनी को लीगल टेंडर एक्सेप्ट करे या नहीं करे, ठीक है। एंड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई डज दिस फंक्शन। समझ आ रही है बात? इशूअर ऑफ करेंसी, ठीक है, राइट। issues and exchange or destroys the currency, जब डिमोनेटाइजेशन हुई, आपको अपने पुराने नोट कहाँ जमा करने थे? बैंक में, और बैंक को एक स्पेसिफिक टाइमलाइन दी गई थी इंडिया के सारे बैंक्स को, वो पैसे जमा करने कहाँ? आरबीआई में। अब आरबीआई उन पैसों के साथ क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा, ऐसे ही रखेगा। दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ आरबीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं क्या करते हैं उसके साथ, ठीक है। Issues and exchange or destroys currency and coins not fit for circulation। ठीक है। आरबीआई कौन सी करेंसी को प्रिंट करता है? हर एक करेंसी को आरबीआई प्रिंट करता है 2 रुपए के नोट से ऊपर। 2 रुपीज नोट एंड 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 एंड 2000, जो भी है अभी लीगल टेंडर। 2 रुपए से ऊपर जो भी नोट अवेलेबल है, दैट इज इशूड बाय, प्रिंटेड बाय आरबीआई। 2 रुपए से नीचे वाला नोट 1 रुपए का होता है, 1 रुपी नोट, देखा है कभी? 1 रुपी नोट प्लस कॉइन्स, जो भी कॉइन्स है, दिस इज प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ आ रही है बात? 2 रुपए के नोट से ऊपर जितने भी नोट है, द अथॉरिटी रिलेटेड टू दैट इज आरबीआई, एंड 1 रुपी एंड कॉइन्स के साथ जो अथॉरिटी है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री सीधे। सर ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों? दिस इज द स्कीम व्हिच गवर्नमेंट हैज टेकन, हम ऐसा करेंगे। यू राइट। आरबीआई इसी में, आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द इकोनॉमी, इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द इकोनॉमी। RBI is the sole authority to issue currency in the economy. Full stop. इसका मतलब जो भी करेंसी सर्कुलेशन में है, चाहे वो 1 रुपए का भी नोट हो, कॉइन हो या कुछ भी, इसको इशू इकोनॉमी में डालेगा आरबीआई। फिर इसको मिंट कौन करेगा, प्रिंट कौन करेगा, उसमें इशू है, ठीक है, वो अलग अलग मसला है। अगर 1 रुपए का नोट या कॉइन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मिंटिंग दोज कॉइन्स एंड प्रिंटिंग 1 रुपी नोट, इट हैज टू गिव दिस टू आरबीआई, देन आरबीआई विल issue this in the economy. 2 rupee note and above, 2 rupee note and above are printed and distributed by RBI. 2 rupee note and above are printed and distributed by RBI. And 1 rupee note and 1 rupee note including the coins are minted by government of India,
are minted by Government of India but distributed by RBI. But distributed by RBI. ठीक है. थर्ड, RBI का तीसरा फंक्शन. थर्ड, RBI is the lender of last resort. The lender of last resort. इसका क्या मतलब है? RBI is the lender of last resort. What does this mean? सर अगर कोई भी इशू होगा किसी भी बैंक्स के बीच में, अगर कोई भी होगा मसला, तो ये जुडिशियल बॉडी नहीं है. ये लेंडर मतलब लेंडर loans, मतलब yes, हाँ, money loan provider. provide करता है. In case of any financial crunch the banks are facing, कोई भी बैंक इंडिया में, if that bank is facing the economic or financial crunch, the RBI is a lender of last resort. They will come to RBI and RBI will help that bank to come out from that economic crunch. ठीक है? This was asked by UPSC. What does the phrase lender of last resort means? उसमें options थे, बहुत ही confusing options थे, और सही चारों के चार options थे, उसमें से कोई भी option गलत नहीं था. But lender of last resort is only with the banks. ठीक है? I will just see वो question होगा मेरे पास नहीं. एक सेकंड. UPSC prelims 2021 मतलब पिछले साल का क्वेश्चन. In India, the central banks function as the lender of last resort usually refers to which of the following? Number 1, lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other resources. दूसरा, providing liquidity to the banks having a temporary crisis. तीसरा, lending to governments to finance budgetary deficits. तीसरा, which of the statement is correct? Second is only correct. This was the 2021 prelims question. गवर्नमेंट को भी डेफिसिट में मदद करता है ये, बट ये वो हेडिंग इस हेडिंग के अंडर नहीं आता. इस हेडिंग के अंडर ओनली बैंक्स आर हेल्प्ड फॉर इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ देयर टेम्परेरी फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है, यू राइट इसमें. RBI assumes the responsibility. RBI assumes the responsibility. RBI assumes the responsibility of meeting directly or indirectly, of meeting directly or indirectly, directly or indirectly, all reasonable demands of commercial banks, all reasonable demands of commercial banks for India. In times of difficulty and financial crisis. In times of difficulty and financial crisis. ठीक है. yes. Next, banker to the government. Banker to the government. Banker to the government. इसका मतलब गवर्नमेंट का बैंक. जो बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. You are depositing something, you are taking loans on some security. आप कुछ यहाँ से पेपर्स देते हो, ऐसी ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट आपका अकाउंट मेंटेन करता है. गवर्नमेंट का जैसे आपका अकाउंट आपका बैंक मेंटेन करता है. ठीक है,
आपकी ट्रांजैक्शंस देखता है, गवर्नमेंट के भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। वहां पे खुद को डाल दो इस एग्जांपल में, आपका बैंक जो आपको प्रोवाइड करते हैं, आरबीआई गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंक, आरबीआई acts as a banker to the government. RBI acts as a banker to the government as RBI accepts deposits on behalf of government. RBI accepts deposits on behalf of government and maintains banking accounts of both the government departments and the government enterprises. Of both the government departments and the government enterprises. ठीक है, ये हो गया बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स बैंक मतलब जो आपके अपने बैंक है, उनका बैंक। द बैंक विच इज प्रोवाइडिंग यू द फैसिलिटी, सेम फैसिलिटी आरबीआई प्रोवाइड्स टू दोज बैंक्स। अकाउंट मेंटेन करना सब कुछ, ठीक है। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम। RBI acts as a bank to the banking system. RBI acts as a bank to the banking system and thus maintains banking accounts of all scheduled banks. ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। रेगुलेटर एंड द सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है। RBI regulates and supervises the financial system as per RBI Act 1934 and Banking Regulation Act of 1949. Write it. Prescribes broad parameters of banking operations. Within which the country is banking and financial system functions. Under the RBI Act 1934 and Banking Regulation Act 1949. ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज देखो, अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, RBI
RBI facilitates external trade and payment and promote orderly development while maintaining the foreign exchange market in India. ये सब कुछ we have to study आगे, अभी बहुत आगे है ये, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सब कुछ, FDI, FPI. Next, regulator and supervisor of payment and settlement systems. Regulator and supervisor of payment and settlement systems. आपका होता है नेफ्ट, ठीक है, IMPS, फोन पे, सब कुछ पेमेंट सेटलमेंट, ATM में जाते हो आप, चेक्स का सेटलमेंट, एवरी सेटलमेंट, उसका ये क्या है, सुपरवाइजर एंड रेगुलेटर. और कैसे है यही तो हमें देखना है आगे, ठीक है. इसी में लिखो introduces and upgrades safe and efficient modes. Introduces and upgrades safe and efficient modes of payment systems in the country. To meet the requirements of public at large. ठीक है. This is RBI and its what? Functions. The major functions which RBI performs. और यही एक function you have to study कैसे करता है in this chapter. ठीक है. मैंने लेकिन पहले ही कहा, but before going to these functions, we will study about the banking structure in India. ये है the supervisor, the regulator, the top at the hierarchy RBI. उसके नीचे we have categories of banks, scheduled banks and non-scheduled banks. What are scheduled banks and non-scheduled banks? Any bank, कोई भी बैंक in India, ठीक है, any bank that is listed under schedule second of RBI Act 1934 is a scheduled bank. Simple. Any bank that is listed under Schedule second of RBI Act 1934 is a scheduled bank. And whatever remains, which is not listed in this schedule, is a non-scheduled bank. ठीक है. Now what is the difference between a scheduled bank and non-scheduled bank apart from this? ठीक है. इससे पहले categorize होता है. This is a scheduled bank if it is mentioned here. अगर नहीं है, then the bank is non-scheduled bank. Now what are the other differences between the two banks? This is one difference. Second difference, the scheduled bank has to maintain cash reserve ratio, CRR. ये हमें पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है. This is the amount of money every bank has to maintain with RBI. अपने पास नहीं. CRR has to be maintained with RBI. Non-scheduled bank को भी CRR maintain करना होता है, लेकिन अपने पास with themselves. ठीक है. तीसरा, have to abide, ठीक है, have to abide by all the instructions or guidelines of RBI. ठीक है. इनको हर एक इंस्ट्रक्शन अवॉइड नहीं करनी होती, ठीक है.
आप समझोगे इसका फिर फायदा है, नहीं है फायदा। इसके बाद है यहाँ पे these type of banks are eligible for loans from RBI, they are not eligible। ये RBI को as banker of last resort इससे नहीं होगा, ठीक है, इनके लिए नहीं होगा। हाँ, if RBI itself wants under extreme or abnormal circumstances, इसको अब लग रहा है कि ये बैंक, पूरा बैंकिंग सिस्टम इनका जो भी बैंक होगा इधर, that will collapse, RBI can help, that are abnormal circumstances, but इधर RBI is bound to help, ठीक है। There are some differences with respect to scheduled banks and non-scheduled banks। अब इसी को हम देखेंगे आगे फर्दर कि क्या होता है इसमें। First you write scheduled bank and non-scheduled banks। डिफरेंस है सर? हाँ, आप डिफरेंस का टेबल बनाओ, बेटर रहेगा वही, सीधे उसी में डेफिनेशन सब कुछ लिखेंगे हम डिफरेंस में। You write scheduled banks and the second is non-scheduled banks। फिर इसके भी सब टाइप्स हैं, बस। You write in scheduled banks number 1, included in the second schedule of RBI Act 1934, included in the second schedule of RBI Act 1934, not included under the schedule, not included under the schedule of RBI Act 1934। ठीक है। सेकेंड, मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल and other norms, minimum paid up capital and other norms are to be followed as per RBI guidelines। अगर बैंक आपको स्टार्ट करना है उसके लिए मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए आपका, और अदर नॉर्म्स व्हाटएवर एज पर RBI गाइडलाइंस। As per RBI guidelines। Next, need not to comply with all the RBI guidelines। मतलब कुछ होंगी, सारी नहीं। Need not to comply with all the RBI guidelines in case of non-scheduled banks। Third, cash reserve ratio CRR has to be maintained with RBI in case of scheduled banks। CRR has to be maintained with RBI। CRR is maintained by bank themselves। CRR is maintained by bank themselves। ठीक है। नेक्स्ट, एलिजिबल फॉर obtaining loans, eligible for obtaining loans on bank rate। बैंक रेट कौन सी रेट है जिसपे RBI आपको लोन देता है, वो आगे देखेंगे हम ये सारा। एलिजिबल फॉर obtaining loans on bank rate from RBI, scheduled banks। ठीक है। What is a non-schedule? Not eligible for obtaining loans, not eligible for obtaining loans on bank rate from the RBI, on bank rate from the RBI, but under emergency or abnormal circumstances,
ठीक है, RBI कैन ग्रांट लोन टू देम, RBI कैन ग्रांट लोन टू देम, लेकिन बैंक रेट पे तब इंटरेस्ट ज्यादा या जो भी RBI को ठीक लगे। अंडर इमरजेंसी ठीक है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ शेड्यूल्ड बैंक? कौन कौन सा बैंक? सर जी के बैंक भी तो आता है, ये सारे बैंक जो JK बैंक इज अ नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। JK बैंक is a non-scheduled commercial bank. Keep this thing in mind. JK Bank is not a scheduled bank. It is a commercial bank, non-scheduled. SBI, वगैरह वगैरह, PNB, these are what? Scheduled banks. But your JK Bank in case of Kashmir is a non-scheduled commercial bank. You write now types of types of banks, ठीक है। नंबर 1 उसमें है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब ही क्या है? दैट कमर्शियल बैंक विल एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड विल प्रोवाइड लोन्स एंड ऑन दोज लोन्स विल अर्न एंड रन इट्स बिजनेस, इट इज द कमर्शियल बैंक। अब होगा स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, फिर होगा नॉन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, लोन भी प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट इट इज नॉन स्केड्यूल्ड, दैट्स व्हाट JK बैंक, ठीक है। एंड स्केड्यूल्ड बैंक में आपका SBI फॉर एग्जांपल। एंड देखो कमर्शियल बैंक, they are regulated and managed by RBI, they are regulated and managed by RBI, they are regulated and managed by RBI under the Banking Regulation Act of 1949, under the Banking Regulation Act of 1949। ये लिखना था कमर्शियल बैंक में। हाँ, कमर्शियल बैंक, they are regulated and managed by RBI under the Banking Regulation Act of 1949, full stop। They accept deposits from the public, they accept deposits from the public, they accept deposits from the public and lend out part of these funds, and lend out part of these funds, and lend out part of these funds to those who want to borrow, to those who want to borrow, to those who want to borrow, full stop। The interest paid by the bank to the depositor, the interest paid by the bank to the depositor, जो भी वहां पे अपना पैसा जमा करेगा, the interest paid by the bank to the depositor is lower than the interest rate, is lower than the interest rate charged by the bank from the borrowers, charged by the bank from the borrowers। समझ आ रहा है? Yes. डिपॉजिट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कम है, अगर लोन आपने लिया उस पे इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ेगा, एंड द डिफरेंस वही तो कमाई है बैंक की, ठीक है। Yes. You write the difference between these two types of interest rates, the difference between these two types of interest rates is called spread, is called spread, and it is the profit appropriated by the bank,
and it is the profit appropriated by the bank. यही तो है. It is the profit appropriated by the bank. ठीक है? Yes. You write types of commercial banks. ठीक है? Yes. Commercial banks in India are classified into scheduled and non-scheduled commercial banks. Commercial banks in India are classified into scheduled and non-scheduled commercial banks. वो तो आपको पता है कौन होगा. Yes. Scheduled and non-scheduled commercial banks. They include public sector banks. They include public sector banks. They include public sector Bank. banks. पहले ही मैं बता रहा हूं, ये है scheduled, commercial, public sector bank. Scheduled, it is mentioned in the second schedule of RBI Act 1934. Commercial, it does commercial business. It takes deposits, gives out loans and earns the spread. समझ आ रही है बात? Public, the maximum shareholding is of government. 51% minimum. ठीक है? Public sector में, ठीक है? समझ आ रही है बात? इसकी पहली कैटेगरी है scheduled commercial public sector bank. दूसरी कैटेगरी होगी scheduled commercial private sector bank. लिखो ना. Public sector bank. Second, private sector banks. Private sector banks जिसका मैक्सिमम इक्विटी शेयर होल्डर कौन? प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं. प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक योर ICICI, एक्सिस बैंक. ठीक है? प्राइवेट सेक्टर बैंक. थर्ड, फॉरेन बैंक्स. फॉरेन बैंक्स. फॉरेन बैंक्स. किसी फॉरेन बैंक का नाम? वर्ल्ड Swiss Bank वगैरह. इंडिया में कौन सा फॉरेन बैंक है? देखो, थर्ड फॉरेन बैंक्स एंड फोर्थ रीजनल रूरल बैंक्स. रीजनल रूरल बैंक्स. रीजनल रूरल बैंक्स. रीजनल रूरल बैंक्स. ये अलग से पढ़ेंगे हम RRBs क्या होते हैं, लेकिन RRBs होते हैं स्पॉन्सर्ड बैंक्स. ठीक है? RRBs रीजनल रूरल बैंक्स. इसमें 50% स्टेक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% स्टेक होता है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का, 35% स्टेक होता है जो स्पॉन्सर बैंक होगा, जिस बैंक के अंडर ये रूरल एरिया में बैंक फंक्शन करेंगे, स्पॉन्सर बैंक. ठीक है? The stakes are like this in RRB. Write the second category, non-scheduled commercial banks. Non-scheduled commercial banks. Non-scheduled commercial banks.
they are not listed under second schedule of RBI Act 1934. They are not listed under second schedule of RBI Act 1934. ठीक है, एग्जाम्पल पे लिखो जेके बैंक। नेक्स्ट कैटेगरी लिखो बैंक्स की, ये था कमर्शियल। कमर्शियल में दो, शेड्यूल्ड कमर्शियल एंड नॉन शेड्यूल्ड। नेक्स्ट कैटेगरी डिफरेंशिएटेड बैंक्स। डिफरेंशिएटेड बैंक्स, डिफरेंशिएटेड बैंक्स। डिफरेंशिएटेड सर जो हमने लिखा ना, ये दे इंक्लूड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में था। हाँ, differentiated banks. From 2015 onwards, RBI gave licenses for the operation of differentiated banks. Differentiated banks are the banks which are created for a specific or a different purpose other than the commercial banks. For example, you have under differentiated banks known as payments bank and small finance bank. आपका पेटीएम वगैरह, यूपीआई, ठीक है, फोन पे, these are पेमेंट बैंक्स। ये बात, इनकी रेगुलेशन ये सब कुछ आरबीआई करता है। दे कम अंडर अ सेपरेट कैटेगरी डिफरेंशिएटेड बैंक्स, और उसका लाइसेंसिंग स्टार्ट हुआ है 2015 से। दिस इज नाउ न्यू कैटेगरी, ठीक है, डिफरेंशिएटेड बैंक्स। लाइसेंसिंग वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई इन 2015। लाइसेंसिंग वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई इन 2015। Licensing was launched by RBI in 2015 to promote financial inclusion and payments in India. To promote financial inclusion and payments in India. To promote financial inclusion and payments in India. What is financial inclusion? कि हर कोई बंदा इंडिया का फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के अंडर आ जाए, वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंडर न रहे। That is financial inclusion and payments in India. Full stop. The differentiated banks are of two types. The differentiated banks are of two types: payments bank and small finance bank. Payments bank and small finance bank. Payments bank and small finance bank. The table, payments bank and small finance bank, one of the most important topics with respect to your prelims. इसी में से UPSC asks you questions, differences इनके, NBFCs आगे जो पढ़ेंगे उसका, payments bank and small finance bank, they are both differentiated banks, started from 2015, and but what is the difference between the two? ठीक है, पेमेंट्स बैंक, ऑब्जेक्टिव इसका, ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन by providing small savings accounts, by providing small savings accounts, by providing small savings accounts and payment services, and payment services.
दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका भी यही ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, मगर किस तरीके से? टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोविजन ऑफ सेविंग्स व्हीकल, बाय प्रोविजन ऑफ सेविंग्स व्हीकल, मतलब सेविंग्स के लिए आपको हम अकाउंट देंगे, बाय प्रोविजन ऑफ सेविंग्स व्हीकल एंड सप्लाई ऑफ क्रेडिट, ठीक है। पेमेंट्स बैंक registered as a public limited company under the Companies Act of 2013, registered as a public limited company under the Companies Act of 2013. Companies Act 2013. एंड सेम यहां से ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम हैव टू यूज द नेम पेमेंट्स बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने नाम में, in order to differentiate them from other banks. ठीक है, it must be included in their what name. For example, you have Paytm Payment Bank, Airtel Payment Bank, India Post Payment Bank. You have in small finance Ujjivan Small Finance Bank. इसमें नाम इंक्लूड डेफिनेटली करना है, so that you should differentiate your bank from commercial scheduled banks, other banks. ठीक है। थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ओनली। पेमेंट बैंक में खाली डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाएगा, टाइम डिपॉजिट को नहीं। वही है कि नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट किया, फिक्स्ड डिपॉजिट आपको पेमेंट बैंक से नहीं मिलेगा, एफडी यही पूछता है यूपीएससी। एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ओनली। From this side, acceptance of all kinds of deposits. Acceptance of all kinds of deposits. Acceptance of all kinds of deposits. Next. Payments Bank can issue ATM or debit cards. Can issue ATM or debit cards. Can issue ATM or debit cards, but cannot issue credit cards. But cannot issue credit cards. Issue. ATM और डेबिट कार्ड। From small finance वहां से लिखो, can issue both credit and debit cards. Can issue both credit and debit cards. ठीक है। Payments Bank. No NRI deposits should be accepted. No NRI deposits should be accepted. इसी में लिखो, next इसी में, no loans can be offered. ठीक है। अब स्मॉल फाइनेंस में लिखो, जो हम लिखने जा रहे हैं वो शायद अभी समझ ना आए, आगे समझ डेफिनेटली आएगा, बट यू राइट इट हियर। ठीक है। इट कैन गिव लोन्स, but 75% of its adjusted net bank credit
75% of its adjusted net bank credit should be in the form of priority sector lending. Priority sector lending. जैसे कि फार्मर्स, एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर्स, उनको बैंक अच्छे से लोन नहीं देता था क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही इन्वॉल्व होता था, और बैंक वाज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि उनको हम लोन दें, वो खाली बिग कॉर्पोरेशंस को देते थे। इसीलिए हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंक्लूड किया और हमने इनको मैंडेट दिया, जो आपका 100% आपके पास कुछ अमाउंट है, अब इसमें से आपको लोन देना है, इसमें 75% ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को ही लोन दोगे, जो हम आपको बताएंगे, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट, पेमेंट बैंक नीड टू मेंटेन अ कैश रिजर्व रेशियो, need to maintain a cash reserve ratio, CRR. And in case of SLR, इसी में लिखो statutory liquidity ratio, SLR, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं आगे। And in case of SLR, ये पेमेंट बैंक की बात हो रही है, 75% of its demand deposit 75% of its demand deposit 75% of its demand deposit must be invested in government securities and treasury bills, must be invested in government securities and treasury bills. This will be crystal clear when we will study SLR. Must be invested in government securities and treasury bills. In case of small finance banks, so they have to maintain CRR and SLR, जैसे कॉमर्शियल बैंक करता है RBI के पास, और SLR के जो नॉर्म्स उन बैंक्स पे है नॉर्मली, they have to maintain CRR and SLR. These are the questions which UPSC will ask. नहीं करता है, वो करना है, ये करना, इसका ऑप्शन उसमें दे दिया, ठीक है। And the last in case of payment bank, the minimum paid up equity capital of the payment bank is ₹100 crores. The minimum paid up equity capital of the payment bank is ₹100 crores. Next, यहाँ से the minimum paid up equity capital for small finance banks, the minimum paid up equity capital for small finance banks is 200 crores. ठीक है, सर ये जो है ना, ये दोनों अकाउंट्स, ये बैंक्स, इनमें कस्टमर को अकाउंट बनाना जरूरी है, मतलब हाँ, अगर जिसका नहीं तो होगा वो ऐसे ही बन जाएगा, उसका ऑटोमेटिकली, मेरा नहीं है तो मेरा बन गया हर एक इन पेमेंट बैंक में खुद ही अकाउंट। ये बैंक कहीं पे बने होते हैं। ऑब्वियसली बने होते हैं। This is all for today. ठीक है।